तो हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ किडनी चैप्टर केस एम्ब्लियोलम बुक से। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। लाइन टू लाइन पढ़ाऊँगी, ठीक है? तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। उसके बाद आपको बस एक बार ये बुक को रीड करने की ज़रूरत है एंड देन आपका सब प्रिपेयर हो जाएगा। सो एक्सक्रीशन की बात करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन होता क्या है? जिसमें अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं, यानी कि वो सब्सटेंसेस जो हमें नहीं चाहिए और मेटाबॉलिक वेस्ट है, उसको बॉडी से क्या करना है? एलिमिनेट करना है। उसे हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द अनवांटेड सब्सटेंसेस एंड द मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, एक्सक्रीशन की डेफिनेशन होगी। अब एक्सक्रीशन में क्या क्या हमें एक्सक्रीट करना है? लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया जो टिश्यूज में प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस। इसके साथ साथ जो अनडाइजेस्टेड फूड हो गया, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसका जो बचा कुचा मटेरियल हुआ, यानी कि रेजिडू जो हो गया, हैवी मेटल्स हो गए, ड्रग्स हो गए, टॉक्सिक सब्सटेंसेस होंगे, पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हो गए लाइक बैक्टीरिया हो गया, ये हमारी बॉडीज़ में प्रेजेंट होता है। ये सारे के सारे सब्सटेंसेस को हमें क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा, ताकि बॉडी हेल्दी कंडीशंस के अंदर रह सके। ठीक है, हमें ये सब कुछ रिमूव करना है ताकि बॉडी किस में रहे? हेल्दी कंडीशन में रहे। क्या क्या रिमूव करना है? ड्रग्स को, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, पैथोजेंस को, पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को लाइक बैक्टीरिया हो गया आपका, और CO2 जो टिश्यूज़ में प्रेजेंट है उसको रिमूव करना है, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना है, ताकि बॉडी किस में रहे? हेल्दी कंडीशन में रहे। अब ये सब कुछ हेल्दी कंडीशन में रखने के लिए अलग अलग सिस्टम या ऑर्गन है बॉडी में जो कि इन्वॉल्व है इन परफॉर्मिंग द एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सिस्टम या ऑर्गन जो इन्वॉल्व है, वो अलग अलग सिस्टम कौन से हैं? सबसे पहला अलग सिस्टम है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? फूड के जो रेजिडू है ना, उसको एक्सक्रीट कर देता है, यानी कि जो फीसिस की फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ फीसिस, मतलब फीसिस की फॉर्म में वो फूड को एक्सक्रीट कर देता है। फूड के मटेरियल के रेजिड्यू को, जो बचा कुचा फूड का जो मटेरियल है उसको क्या कर देता है? फीसिस की फॉर्म में एक्सक्रीट कर देता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब कुछ बैक्टीरिया हो गए, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो गए, ये भी क्या करेंगे? ये भी फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट कर जाएंगे। अब मैंने बताया था कि सिस्टम और ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं किसके अंदर? एक्सक्रीशन वाले फंक्शंस के अंदर, ठीक है, वो करने में। तो मैंने आपको सिस्टम तो बता दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसके अंदर फीसिस के फॉर्म में फूड का रेजिडुअल मटेरियल एक्सक्रीट होगा और टॉक्सिक सब्सटेंसेस एक्सक्रीट होंगे फीसिस से, कुछ बैक्टीरिया भी होंगे। लेकिन अब ऑर्गन्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑर्गन्स आ गए हमारे पास लंग्स, स्किन और लिवर। अब लंग्स क्या करता है? लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के वेपर्स को रिमूव करता है। लंग्स क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगा और पानी के वेपर्स को रिमूव करेगा। स्किन की बात करूँ तो स्किन आपको पता है, स्किन वाटर को, सोल्ट को और किसको रिमूव करती है? एक्सक्रीट करती है। स्किन करती है एक्सक्रीट वाटर को, सोल्ट को और कुछ वेस्ट को एक्सक्रीट करती है। इट ऑल्सो रिमूव्स हीट फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से हीट को भी रिमूव करती है। ठीक है, लंग्स क्या रिमूव कर रहा था? लंग्स रिमूव कर रहा था कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर वेपर्स को। स्किन किसको रिमूव कर रही है? स्किन एक्सक्रीट कर रही है वाटर को, सोल्ट्स को और हीट को भी बॉडी से रिमूव कर रही है, कुछ वेस्ट को भी रिमूव कर रही है। अब हम लिवर की बात करें, लिवर क्या करेगा? बहुत सारे सब्सटेंसेस को एक्सक्रीट करेगा, जैसे कि बाइल पिगमेंट्स हो गए। आपको पता है ना लिवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल सिक्रीट करता है। तो ये किसको रिमूव करेगा? एक्सक्रीट करेगा बाइल पिगमेंट्स को, हैवी मेटल्स को, ड्रग्स को, टॉक्सिन्स को, बैक्टीरिया को थ्रू बाइल। बाइल के थ्रू इन सभी सब्सटेंसेस को रिमूव कर देगा। Although various organs are involved in removal of waste from the body, their excretory capacity is limited. But renal system और urinary system has maximum excretory capacity. देखो मेरी बात सुनो, बहुत सारे organs हैं जो क्या कहते हैं? रिमूव करते हैं वेस्ट को बॉडी से, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सक्रीटरी कैपेसिटी किसकी होगी? रीनल सिस्टम की और यूरिनरी सिस्टम की मैक्सिमम एक्सक्रीटरी कैपेसिटी होगी। तो ये आप याद रखना कि मैक्सिमम एक्सक्रीटरी कैपेसिटी किसकी होती है? यूरिनरी सिस्टम और रीनल सिस्टम की। सो इट प्लेज अ मेजर रोल इन होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस में ये मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया मेरे अकॉर्डिंग। अब रीनल सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है? पेयर ऑफ किडनीज आ जाएगा रीनल सिस्टम में। रीनल सिस्टम कौन कौन सा? मैंने बताया रीनल सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम, ये दो सिस्टम्स है जो हमारे एक्सक्रीटरी में मेन रोल प्ले करते हैं। तो फिर रीनल सिस्टम के अंदर आ जाएगा हमारे पास ए पार्ट ऑफ किडनीज, ए पेयर ऑफ किडनीज, किडनी के पेयर्स। आपको पता है ना, पेयर ऑफ किडनी, किडनी दो होती है। ठीक है, तो रीनल सिस्टम के अंदर कौन सा आ जाएगा? पेयर ऑफ किडनी आ जाएगा, यूरेटर आ जाएगा।
यूरिनरी ब्लेडर आ जाएगा, यूरेथ्रा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पेयर ऑफ किडनी, यूरिनरी ब्लेडर, यूरेथ्रा एंड यूरेटर्स। वैसे आप इसको ना सीक्वेंस में याद रखो, पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लेडर और यूरेथ्रा। पेयर ऑफ किडनीज, सेकंड क्या है? यूरेटर, थर्ड क्या है? यूरिनरी ब्लेडर एंड फोर्थ क्या है? यूरेथ्रा। किडनीज प्रोड्यूस द यूरिन। अब किडनी क्या करती है? किडनी यूरिन प्रोड्यूस करेगी। यूरेटर्स ट्रांसपोर्ट द यूरिन टू यूरिन ब्लेडर। ठीक है, सबसे पहली बात तो किडनी का क्या काम है? किडनी का काम है कि वो यूरिन को प्रोड्यूस करेगा, फिर यूरिन जो है यूरिनरी ब्लेडर तक जाएगा यूरेटर के थ्रू, फिर यूरिनरी ब्लेडर क्या करेगा? यूरिन को स्टोर कर लेगा, और अनटिल इट इज वॉइडेड यानी कि एम्प्टीड, जब तक यूरिनरी ब्लेडर खाली नहीं हो जाता तब तक यूरिनरी ब्लेडर उसको स्टोर करेगा यूरिन को। जब तक यूरिन खाली नहीं हो जाता, जब तक यूरिनरी ब्लेडर में से यूरिन खाली नहीं हो जाता तब तक यूरिनरी ब्लेडर यूरिन को स्टोर करेगा। फिर यूरिन जो होगा वो खाली होगा, वॉइडेड को एम्प्टी क्या बोलेंगे? एम्प्टीड, यानी कि खाली हो जाएगा फ्रॉम ब्लेडर थ्रू यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के थ्रू खाली हो जाएगा। समझ में आया? रीनल सिस्टम में क्या क्या आ जाएगा? पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर्स, और क्या आ जाएगा? यूरिनरी ब्लेडर, यूरेथ्रा। किडनी क्या करेगा? किडनी जो है यूरिन प्रोड्यूस करेगा, फिर यूरेटर क्या करेगा? यूरिन जो किडनी ने प्रोड्यूस किया उसको यूरिनरी ब्लेडर तक लेके जाएगा, फिर यूरिनरी ब्लेडर स्टोर करेगा यूरिन को जब तक वो वॉइडेड ना हो जाए यानी कि एम्प्टीड ना हो जाए, फिर उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन जो है वो पास आउट कर जाएगा। आ गया आपको समझ में? आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ किडनी की। सो किडनी जो होते हैं वो सेवरल वाइटल फंक्शंस प्रोड्यूस करते हैं बिसाइड्स फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। सिर्फ ये नहीं है कि किडनी यूरिन ही प्रोड्यूस करेगा, उसके अलावा भी किडनी बहुत सारे फंक्शंस को प्रोड्यूस मतलब किडनी के बहुत सारे सेवरल वाइटल फंक्शंस भी हैं। बाय एक्सक्रीटिंग यूरिन किडनीज प्ले द प्रिंसिपल रोल इन होम्योस्टेसिस। देखो, अगर किडनी जो है यूरिन को एक्सक्रीट कर रहा है तो वो होम्योस्टेसिस में क्या कर रहा है? प्रिंसिपल रोल प्ले कर रहा है। दस द फंक्शंस ऑफ किडनी आर, होम्योस्टेसिस में अब किडनी का क्या रोल है? मैं इतनी देर से बोल रही हूँ कि होम्योस्टेसिस में किडनी का रोल है, तो होम्योस्टेसिस में किडनी का क्या रोल है? अब प्राइमरी फंक्शन ऑफ किडनी इज होम्योस्टेसिस। किडनी का जो प्राइमरी फंक्शन है, सबसे पहला फंक्शन है, वो है होम्योस्टेसिस। इट इज अकम्प्लिश्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। अभी होम्योस्टेसिस कब आएगा? जब यूरिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन किडनीज रेगुलेट वेरियस एक्टिविटीज इन द बॉडी। अब जब जैसे जैसे यूरिन बनेगा किडनी जो है वो वेरियस क्या करेगा? एक्टिविटी रेगुलेट करेगा बॉडी में, विच आर कंसर्न्ड विद होम्योस्टेसिस, जो होम्योस्टेसिस के साथ कंसर्न्ड होगा, जो होम्योस्टेसिस से रिलेटेड होगा। सो किडनी का होम्योस्टेसिस में रोल है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन करेगा तभी होम्योस्टेसिस में उसका प्राइमरी फंक्शन पूरा हो पाएगा। फिर उसके बाद क्या है? मतलब प्राइमरी फंक्शन ही होम्योस्टेसिस है। अब जैसे जैसे यूरिन बनेगा किडनी वेरियस एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा बॉडी में, ठीक है, जो कि होम्योस्टेसिस से कंसर्न्ड करेगा। अब हम बात करते हैं वो वेरियस एक्टिविटीज़ क्या है जो होम्योस्टेसिस से रिलेटेड है, वो है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। पहली बात तो किडनी जो होता है अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या करेगा? हटाएगा, एक्सक्रीट करेगा, विच आर फॉर्म ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बने थे उनको बाहर निकालेगा किडनी, उनको एक्सक्रीट करेगा किडनी ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो बने थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये देखो ये तो डायग्राम है, डायग्राम आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये क्या है? मेरे पास किडनी है, किडनी, ये मेरे पास आ गई रीनल वेन्स आ गई, ये मेरे पास क्या आ गई? रीनल आर्टरी आ गई। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ दोबारा से। ये देखो ये मेरे पास आ गई किडनी, ये मेरे पास आ गई है रीनल वेन, ये मेरे पास आ गई है रेड वाली रीनल आर्टरी, ये मेरे पास वीना कावा हो गया, ये मेरे पास आयोटा हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गई? यूरेटर हो गई। क्या हो गई? यूरेटर हो गई। ये दोनों जो येलो येलो देख रहे हो ना, यूरेटर है। ये मेरे पास ब्लेडर है और ये यूरेथ्रा है। मैंने क्या बोला? किडनी जो है सबसे पहले किडनी क्या करेगा? यूरिन को प्रोड्यूस करेगा, फिर उसके बाद यूरेटर के थ्रू वो यूरिनरी ब्लेडर तक जाएगा यूरिन। अब यूरिनरी ब्लेडर में वो स्टोर होगा और यूरेथ्रा से पास आउट हो जाएगा। यही चीज़ है, ठीक है। ये यूरिनरी सिस्टम है आपका। ये क्या है? ये आपका यूरिनरी सिस्टम है। वैसे इसके अंदर आपको रीनल वेन भी दिखा रखी है, ये रीनल वेन है, और ये है हमारे पास रीनल आर्टरी, ये हमारे पास क्या है? वेना कावा है, और ये हमारे पास आयोटा है। ठीक है, ये पूरा आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था किडनी एक्सक्रीट करता है अनवांटेड वेस्ट मटेरियल्स को जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान बनते हैं।
अब अनवांटेड वेस्ट मटेरियल्स कौन कौन से हैं? यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, बिलीरुबिन हो गया, प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर सब्सटेंसेस हो गया। इन सबको क्या करेगा? किडनी एक्सक्रीट करेगा। अब यूरिया जो होता है ये एंड प्रोडक्ट है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म का। यूरिया इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। यूरिक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। देखो यूरिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, uric acid is the end product of nucleic acid metabolism. Urea is the end product of the amino acid metabolism. Creatinine is the end product of metabolism in muscles. मसल्स में जो मेटाबॉलिज्म होगा उसका एंड प्रोडक्ट जो होगा वो क्रिएटिनिन है। बिलीरुबिन क्या है? हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन का एंड प्रोडक्ट है। हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन का एंड प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर सब्सटेंसेस, ये सारे के सारे जो सब्सटेंसेस हैं ये अनवांटेड सब्सटेंसेस है जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। नंबर 1 इज द यूरिया, नंबर 2 इज द यूरिक एसिड, नंबर 3 इज द creatinine, fourth is the bilirubin, fifth is the product of other metabolic substances, metabolism of other substances. यूरिया क्या है? एंड प्रोडक्ट ऑफ द अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। यूरिक एसिड न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है। क्रिएटिनिन जो होता है ये एंड प्रोडक्ट है मसल्स का। बिलीरुबिन जो होता है ये हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन का होता है। और प्रोडक्ट्स जो ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर सब्सटेंसेस, ठीक है। किडनी ऑल्सो एक्सक्रीट हार्मफुल फॉरेन केमिकल सब्सटेंसेस। ये नहीं है कि सिर्फ ये अनवांटेड सब्सटेंसेस इन्हीं को ही रिमूव करेगा, जरूरी नहीं कि सिर्फ इसी को ही रिमूव करेगा, इसके अलावा ये उन चीज़ों को भी रिमूव करेगा, अदर हार्मफुल फॉरेन केमिकल सब्सटेंसेस को, जैसे कि टॉक्सिन हो गया, ड्रग हो गया, हैवी मेटल हो गए, पेस्टिसाइड हो गया, इसको भी ये रिमूव करेगा इन सब्सटेंसेस के साथ साथ। क्या चीज़? टॉक्सिन्स, ड्रग्स, हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड्स एटसेट्रा। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, होम्योस्टेसिस में इसका क्या रोल है? सबसे पहले तो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करेगा। कौन कौन से करेगा वो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके साथ साथ ये भी करेगा, टॉक्सिन, ड्रग, हैवी मटेरियल, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा, इसको भी रिमूव करेगा। और दूसरा क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव तो करेगा, वाटर का बैलेंस भी करेगा किडनी, ठीक है। हम बोलेंगे कि किडनीज जो होता है वो मेंटेन करता है वाटर का बैलेंस बॉडी में। कैसे करता है? वाटर को कंजर्व करके, व्हेन इट इज डिक्रीज एंड एक्सक्रीटिंग वाटर व्हेन इट इज एक्सेस इन द बॉडी। दिस इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस में सेकेंड टाइम जो किडनी का क्या रोल है? किडनी जो होता है वो वाटर को बैलेंस करता है। अगर तो वाटर कम है तो उसको बचाएगा किडनी, उसको कंजर्व करेगा। लेकिन अगर वाटर जो होता है हमारा बॉडी में एक्सेस मात्रा में होता है तो उसको एक्सक्रीट कर देता है किडनी, और ऐसे होम्योस्टेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। किडनी जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस भी मेंटेन करेगा, जैसे कि स्पेशली सोडियम आयन की बात करूँ। सोडियम, ठीक है, इज इन रिलेशन टू वाटर बैलेंस। सोडियम जो होता है वो वाटर बैलेंस के साथ रिलेशन में होता है। अब किडनी क्या करेगा? सोडियम को रिटेन करेगा इफ द ऑस्मोलैरिटी ऑफ बॉडी वाटर डिक्रीजेस। अगर क्या करेगा? ऑस्मोलैरिटी बॉडी वाटर की डिक्रीज करेगी। बॉडी के जो पानी की ऑस्मोलैरिटी, अगर ऑस्मोलैरिटी क्या कर जाती है? डिक्रीज करती है ऑस्मोलैरिटी, तो वो क्या करेगा? किडनी सोडियम को रिटेन कर लेगा, लेकिन सोडियम को बाहर निकाल देगा अगर ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है। अगर ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है तो सोडियम को बाहर निकालेगा, अगर ऑस्मोलैरिटी जो है वो कम हो जाती है तो सोडियम को रिटेन करेगा। किडनी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी करता है, ठीक है। अब मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस की बात करती हूँ। द पीएच ऑफ द ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड शुड बी मेंटेन्ड विद द नैरो रेंज ऑफ हेल्दी लिविंग। अब जो पीएच है ब्लड की और बॉडी के फ्लूइड्स की जो पीएच है उसको क्या करना है? उसको मेंटेन करना है ताकि एक हेल्दी लिविंग के अंदर उसकी नैरो रेंज बनानी है हमें कोई। इट इज अचीव बाय फंक्शन ऑफ किडनीज, ठीक है। अगर क्या होगा? बॉडी इज अंडर कॉन्स्टेंट थ्रेट टू डेवलप एसिडोसिस बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लॉट ऑफ एसिड ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जब बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाए ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मतलब मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। क्या है कि हमें पीएच ऑफ द ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करना है। इट इज़ अचीव बाय द फंक्शन ऑफ किडनीज। ये किडनी के फंक्शन से ही कैसे अचीव होगा? अगर आपका बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ तो क्या होगा? एसिडोसिस होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा? हाउएवर इट इज़ प्रिवेंटेड बाय किडनीज, लंग्स एंड ब्लड बफर्स, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा एसिड जो है वो प्रोड्यूस हो गया तो उसको बचाव भी करना है हमें। तो फिर ये बचाव कौन करेगा? किडनी करेगा, लंग्स करेगा और ब्लड बफर करेंगे, कि ज़्यादा से ज़्यादा एसिड को एलिमिनेट कर सके बॉडी से।
क्योंकि ज़्यादा एसिड हम लोग रख नहीं सकते हैं ना। सो किडनी प्रिवेंट करेगा, लंग प्रिवेंट करेगा और ब्लड बफर्स प्रिवेंट करेंगे। अमंग दीज ऑर्गन्स किडनीज प्ले मेजर रोल इन प्रिवेंटिंग एसिडोसिस। अब कहोगे मैम लंग्स हैं, ब्लड बफर्स हैं, लंग्स हैं, ब्लड बफर्स हैं और किडनीज हैं। आपने हमें तीन बताया कि ये तीन जो है ये क्या करेंगे, ये एसिडोसिस को प्रिवेंट करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा बेटा इन तीनों में से मेजर रोल जो प्ले करेगा वो करेगा किडनी। हमारा किडनी करेगा मेजर रोल प्ले। इनफैक्ट किडनीज आर द ओनली ऑर्गन्स विच आर कैपेबल ऑफ एलिमिनेटिंग सर्टेन मेटाबॉलिक एसिड्स लाइक सल्फ्यूरिक एंड फॉस्फोरिक एसिड्स। मतलब किडनी ही हमारा इनफैक्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो एलिमिनेट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड, मतलब ये मेटाबॉलिक एसिड है, इनको एक्सक्रीट करेगा। तो किडनी का मेजर रोल है लंग्स के कंपैरिजन में और ब्लड बफर्स के कंपैरिजन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीमोपोएटिक फंक्शंस। हीमोपोएटिक फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो किडनी स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ अरिथ्रोसाइट्स। अरिथ्रोसाइट्स की क्या करेगा, किडनी प्रोडक्शन करेगा बाय सिक्रीटिंग अरिथ्रोपोइटिन। अरिथ्रोपोइटिन की सिक्रीशन करके ये क्या करेगा, अरिथ्रोसाइट्स की प्रोडक्शन करेगा। अब अरिथ्रोपोइटिन इंपॉर्टेंट स्टिमुलेटिंग फैक्टर है फॉर अरिथ्रोपोइसिस। अगर हमें अरिथ्रोपोइसिस करवाना है तो अरिथ्रोपोइटिन क्या होगा, इंपॉर्टेंट स्टिमुलेटिंग फैक्टर होगा अरिथ्रोपोइसिस कराने में। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं आपको अरिथ्रोपोइसिस बताती हूँ क्या होता है। अरिथ्रोपोइसिस का मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन होना बोन मैरो में, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज इन बोन मैरो, उसे अरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। अरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स को ही, आरबीसीज को ही हम अरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, सो किडनी क्या करेगा, अरिथ्रोसाइट्स की प्रोडक्शन करेगा अरिथ्रोपोइसिस करवा के। अरिथ्रोपोइसिस मतलब हमारा, अरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है आरबीसी की प्रोडक्शन कराएगा बोन मैरो में, अरिथ्रोपोइटिन को सिक्रीट करेगा। अब किडनी जो होता है अनदर फैक्टर भी सिक्रीट करता है जिसे थ्रोम्बोपोइटिन बोलेंगे। अब जाहिर सी बात है थ्रोम्बोपोइटिन करेगा तो थ्रोम्बोसाइट्स का प्रोडक्शन होगा, अगर अरिथ्रोपोइटिन को करेगा तो अरिथ्रोपोइसिस होगा, थ्रोम्बोपोइटिन करेगा तो थ्रोम्बो क्या होगा, थ्रोम्बोसाइट्स का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोक्राइन फंक्शन। किडनी जो होता है बहुत सारे हार्मोनल सब्सटेंसेस को भी क्या करता है, एरिथ्रोपोइटिन के साथ और थ्रोम्बोपोइटिन के साथ साथ हार्मोनल सब्सटेंसेस भी प्रोड्यूस करेगा, सिक्रीट करेगा। और कौन कौन से हार्मोन सिक्रेटेड बाय द किडनीज, किडनीज ने कौन कौन से हार्मोन को सिक्रीट किया, एरिथ्रोपोइटिन हो गया, थ्रोम्बोपोइटिन हो गया, इसके साथ साथ रेनिन हो गया, 125 डाई हाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफिरोल यानी कि कैल्सीट्रायोल को भी किडनी ने प्रोड्यूस किया और प्रोस्टाग्लैंडिन्स को भी किया। सो किडनी ने सिक्रीट किए एरिथ्रोपोइटिन और थ्रोम्बोपोइटिन के साथ साथ सेवरल हार्मोन्स को किडनी ने सिक्रीट किया, जो है एरिथ्रोपोइटिन, थ्रोम्बोपोइटिन तो है ही है, इसके साथ साथ रेनिन आ गया, 125 डाई हाइड्रोक्सी कैल्सीफिरोल आ जाएगा जिसको हम लोग कैल्सीट्रायोल भी बोलते हैं, और प्रोस्टाग्लैंडिन भी सिक्रीट किया। अब हम बात करते हैं बीपी का रेगुलेशन, यानी कि बीपी स्टैंड फॉर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन। किडनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। ठीक है, ताकि लॉन्ग टर्म रेगुलेशन हो ब्लड प्रेशर का, ब्लड प्रेशर लंबे समय तक रेगुलेट हो, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, ये दो वेज से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तो क्या करता है, वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो वॉल्यूम है ईसीएफ को उसको रेगुलेट करता है, और दूसरा रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म से ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है। ब्लड प्रेशर किस किस से रेगुलेट होता है, एक तो ईसीएफ को मेंटेन करके, वॉल्यूम ऑफ द ईसीएफ को रेगुलेट करके, और दूसरा किससे, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म से बीपी को मेंटेन करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल। किडनी जो होता है वो ब्लड कैल्शियम लेवल को भी रेगुलेट करता है बाय एक्टिवेटिंग, अभी मैंने आपको ऊपर ऊपर एक हार्मोन का नाम बताया 125 डाई हाइड्रोक्सी कैल्सीफिरोल, जिसे कैल्सीट्रायोल भी बोल रहे थे। इसको एक्टिवेट करके किडनी जो होता है ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है इनटू विटामिन डी, विटामिन डी में, विटामिन डी के अंदर ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेशन कौन करता है, अभी मैंने आपको ऊपर एक हार्मोन बताया 125 डाई हाइड्रोक्सी कैल्सीफिरोल, जिसे कैल्सीट्रायोल भी बोलते हैं, ये विटामिन डी के अंदर ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेशन करता है। और विटामिन डी किसके लिए नेसेसरी है, विटामिन डी ही क्यों बोल रहे हैं हम लोग, विटामिन डी ही हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि विटामिन डी नेसेसरी है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टिन। इंटेस्टिन से ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, इंटेस्टिन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए विटामिन डी का नाम आ रहा है कि विटामिन डी नेसेसरी है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द इंटेस्टिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ किडनी।
किडनी क्या है? किडनी एक कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड है। ये किससे कवर्ड है? ठीक है, ये किसी कैप्सूल से कवर्ड है, कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल से कवर है। दिस इज अ डिप्रेशन ऑन द मीडियल बॉर्डर ऑफ द किडनी कोल्ड हाइलम। देयर इज अ डिप्रेशन मीडियल बॉर्डर ऑफ द किडनी कोल्ड हाइलम। अब मैं आपको ये दिखाऊं तो आप ये देखो, ये किसी कैप्सूल से कवर है किडनी, ठीक है, और आपके पास हाइलम होगा मीडियल बॉर्डर ऑफ द किडनी में, थ्रू विच रीनल आर्टरी, रीनल वेन, नर्व्स एंड यूरेटर पास। देखो, रीनल आर्टरी ये रही, रीनल वेन ये रही, ठीक है, और क्या आ गया, यूरेटर ये रहा। अब इससे पास हो रहा है, यहाँ पे हमारा यही कहीं पे क्या होगा, मिडल मिडिल की तरफ क्या होगा, हमारा हाइलम होगा, हाइलम होगा मिडिल बॉर्डर की तरफ, जहाँ से रीनल आर्टरी, वेन्स, नर्व्स और यूरेटर पास कर रहे हैं। ये हमारी फंक्शनल एनाटॉमी किडनी का हो गया कि किडनी कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड है, कैप्सूल से कवर्ड है। किडनी जो होता है, देयर इज मिडिल बॉर्डर ऑफ द किडनी कोल्ड हाइलम, जहाँ से रीनल आर्टरी, वेन्स और नर्व्स जो है और यूरेटर पास कर रहे हैं। अब डिफरेंट लेयर्स ऑफ किडनीज की अगर मैं बात करूँ, अब किडनी जो होता है वो 3 लेयर्स में अरेंज होता है। एक है आउटर कोटेक्स, इनर मेडुला और रीनल साइनस, ठीक है, आउटर कोटेक्स, इनर मेडुला और रीनल साइनस, ठीक है। सो आउटर कोटेक्स क्या होता है, डार्क और ग्रेनुलर होता है इन अपीयरेंस, ठीक है। अब ये देखो, ये कोटेक्स है हमारी, ये क्या चीज़ है, ये पूरा का पूरा हमारा कोटेक्स है जो कि डार्क है और कैसा है, डार्क और ग्रेनुलर है अपीयरेंस के अंदर, ठीक है। इट कंटेन्स रीनल कॉर्पसल्स एंड कॉन्वुलेटेड टिब्यूल्स, इसके अंदर रीनल कॉर्पसल्स होंगे, कॉन्वुलेटेड टिब्यूल्स होंगी एट इंटरवल्स। कॉर्टिकल टिश्यू पेनिट्रेट्स मेडुला इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स, कॉर्टिकल टिश्यूज के अंदर मेडुला होगा कॉलम्स की फॉर्म में, ठीक है, जिसे हम लोग मतलब कोटेक्स एक डार्क और ग्रेनुलर है अपीयरेंस में, इसके पास क्या है, रीनल कॉर्पसल्स है एंड कॉन्वुलेटेड टिब्यूल्स हैं, और इसके पास मेडुला होगा जो कि पेनिट्रेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स। अब कॉलम्स ऑफ बर्टिनी बोलेंगे, क्या बोलेंगे इन रीनल कॉलम्स को, इन्हें हम बोलेंगे कॉलम्स ऑफ बर्टिनी, यानी कि जो पेनिट्रेट कर रहा है जिसके अंदर मेडुला कॉलम्स की फॉर्म में, जो जिसे हम लोग बोलते हैं रीनल कॉलम्स, इसे कॉलम ऑफ बर्टिनी भी बोलते हैं। कॉर्टिकल टिश्यू के अंदर ही कर रहा है, ठीक है। कॉर्टिकल टिश्यू पेनिट्रेट कर रहा है मेडुला को, किसके फॉर्म में, कॉलम्स की फॉर्म में, जिसे हम लोगों ने रीनल कॉलम्स बोला, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनर मेडुला की। इनर मेडुला, मेडुला कंटेन्स ट्यूबुलर एंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स अरेंज इन पैरेलल रेडिकल लाइंस, रेडियल लाइंस सॉरी, ठीक है। मेडुला जो होता है इसके पास ट्यूबुलर और वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स है जो कि पैरेलल रेडियल लाइंस के अंदर क्या है, अरेंज्ड है। मेडुलरी मास इज डिवाइडेड इनटू 8 to 18 मेडुलरी और माल्फिजियन पिरामिड्स, ठीक है। अब आप ये जो देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारा, मैं 1 मिनट आपको शो करती हूँ, ये सारा का सारा आपके मेडुलरी पिरामिड्स हैं, ठीक है। मेडुलरी पिरामिड्स बोल लो या आप इसको माल्फिजियन पिरामिड्स बोल लो। 8 to 18 मेडुला जो होता है, वो हमारा जो मेडुलरी मास है वो 8 to 18 मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है, जिसे माल्फिजियन पिरामिड्स भी बोलते हैं। अ ब्रॉड बेस ऑफ ईच पिरामिड इज इन कॉन्टैक्ट विद कोटेक्स एंड द एपेक्स प्रोजेक्ट्स इनटू माइनर कैलिसिस। अब आप देखो, एपेक्स के अंदर क्या आ जाएगा, एपेक्स के अंदर माइनर कैलिसिस आ जाएंगी, कैलिसिस है हमारी, और जो हमारे पास ये देखो, मेजर माइनर कैलिसिस ये रही, मेजर कैलिसिस ये रही, जो एपेक्स के अंदर है, माइनर कैलिसिस, मेजर कैलिसिस। एपेक्स तो कैलिसिस के अंदर है, और जो हमारे पास बेस हो गया, यानी कि ये चीज़, ये हमारी कोटेक्स के अंदर एम्बेडेड हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रीनल साइनस की। मतलब मैंने आउटर कोटेक्स, इनर मेडुला और रीनल साइनस बताया था ना, डिफरेंट लेयर्स ऑफ किडनी, तो हम रीनल साइनस की बात करते हैं। रीनल साइनस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। रीनल साइनस के अंदर क्या क्या आ जाएगा, मेजर कैलिसिस आ जाएंगी, माइनर कैलिसिस आ जाएंगी, रीनल पेल्विस आ जाएगा, ठीक है। ये रीनल साइनस है हमारा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रीनल साइनस है, जिसके अंदर क्या आ जाएगी, रीनल पेल्विस आ जाएगी, ये रीनल पेल्विस, ठीक है। और क्या आ जाएगा हमारे पास, मेजर कैलिसिस आ जाएगी, माइनर कैलिसिस आ जाएंगी रीनल साइनस में। तो कितने मेजर कैलिसिस होंगे, 2 से 3 मेजर कैलिसिस होंगे, और माइनर कैलिसिस हमारे पास कितनी होंगी, 8 होंगी, 1 2 3 4 5 6, मतलब अब सारा इतना तो आपको दिखाएंगे नहीं अंदर। 8 आपको क्या याद करना है, 8 माइनर कैलिसिस है, और मेजर कैलिसिस हमारे पास कितनी है, 2 से 3 है। फिर हम बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ नर्व्स, आर्टरीज एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ वेन्स। नर्व्स होंगी, आर्टरीज होंगी, वेन्स होंगी,
ये सारा का सारा जो होता है हमारे रीनल साइनस के अंदर आ जाएगा, उनकी ब्रांचेस। फिर लूज कनेक्टिव टिश्यूज आ जाएंगे और फैट भी आ जाएंगे। तो रीनल साइनस के अंदर क्या क्या आएंगे, रीनल पेल्विस आएगा जो कि अपर एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द यूरेटर है, अपर एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द यूरेटर है, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं रीनल पेल्विस, जिसके अंदर रीनल आर्टरी, वेन, नर्व सारा कुछ आ जाएगा। मेजर कैलेसिस, माइनर कैलेसिस आ जाएगा, रीनल पेल्विस आ जाएगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू और क्या आ जाएगा, फैट आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ द किडनी। किडनी किससे बनता है, क्लोज अरेंज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से बनता है, जिसे हम लोग बोलते हैं यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स। ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यूज आर इंटरपोज्ड बिटवीन दीज ट्यूब्यूल्स। किडनी बनता है क्लोजली अरेंज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ब्लड वेसल्स होगी, इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू हो गए, ये इंटरपोज्ड करते हैं बिटवीन दीज ट्यूब्यूल्स। यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ब्लड वेसल्स आ जाएंगे, इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू आ जाएंगी। अब यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या क्या और आ जाएगा, टर्मिनल और सेक्रेटरी ट्यूब्यूल्स आ जाएंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स जो होता है वो क्या करता है, यूरिन की फॉर्मेशन करेगा। कलेक्टिंग डक्ट्स और ट्यूब्यूल्स विच आर कंसर्न विद ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन फ्रॉम नेफ्रॉन्स टू पेल्विस ऑफ यूरेटर। नेफ्रॉन्स से आपको पेल्विस ऑफ यूरेटर तक यूरिन को पहुंचाना है, कलेक्टिंग डक्ट वो काम करेगी या ट्यूब्यूल्स काम करेंगे, हम नेक्स्ट में बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में आपको सारा का सारा नेफ्रॉन के बारे में बताऊंगी, क्योंकि नेफ्रॉन ही नेक्स्ट चैप्टर, आपका नेक्स्ट चैप्टर ही नेफ्रॉन है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में ये वाली। कलेक्टिंग डक्ट्स क्या करेंगे, यूनाइट करके डक्ट ऑफ बेलिनी बनाएंगे, डक्ट ऑफ बेलिनी बनाएंगे, कलेक्टिंग डक्ट क्या करके, यूनाइट करके। और अब डक्ट ऑफ बेलिनी क्या करेगा, विच ओपन इनटू माइनर कैलिसिस थ्रू पेपिला, पेपिला के थ्रू माइनर कैलिसिस में ओपन होगा डक्ट ऑफ बेलिनी, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर किडनी जो है वो ख़त्म हो गया है। होप सो आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया हो, ठीक है।